नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। संसद के शीतकालीन सत्र में 14वें दिन संविधान पर चर्चा हुई। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में केंद्र की एनडीए सरकार को खूब घेरा। उन्होंने कहा, आज के राजा आलोचनाओं से डरते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उन्हें सताया जाता है। पूरे देश का माहौल भय से भर दिया है। उन्होंने कहा, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी के विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उस विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले खुद भय का शिकार बन जाते हैं। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि चर्चा से डरते हैं, आलोचनाओं से डरते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार को पैसे के बल पर गिरा देते हैं। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि संविधान एक खास वर्ग के लोगों के लिए है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया। संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ अमृत है। संविधान को कुछ खास लोगों ने हाईजैक कर लिया है। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। इसके साथ ही संविधान की बात करने वाले लोग सिर्फ बात करते हैं। ऐसी कई बातें प्रियंका गांधी ने आज सदन में सबके सामने रखी है। प्रियंका गांधी लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद पहली बार सदन में अपना भाषण दे रही थी। सदन में भाषण देते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार को खूब घेरा है। कई मुद्दों पर उसे घेरने की कोशिश करती वह नजर आई। और संविधान दिवस और उसके फिर उपलक्ष्य में संसद के शीतकालीन सत्र में 2 दिवसीय चर्चा, जिसमें प्रियंका गांधी को आज बोलने का भी मौका मिला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। क्या कुछ इसके मायने होंगे? वार पलटवार का जो सिलसिला चला है आज संसद में, उसके कितने दूरगामी प्रभाव होंगे? इन्हीं सारे मुद्दों को टटोलने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग साहब भी जुड़ चुके हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि आज पहला भाषण प्रियंका गांधी का लोकसभा में सदस्य चुने जाने के बाद हुआ, इसीलिए आप ही के पास आते हुए डॉक्टर गर्ग साहब, आज प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष और सरकार को खूब घेरा है। कई मोर्चों पर उसकी आलोचना की है। राजनाथ सिंह ने इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत तो की, लेकिन काउंटर अटैक के लिए प्रियंका गांधी ऐसा लगा बिल्कुल मुस्तैद खड़ी थी। आपको क्या कुछ लगता है? क्या प्रियंका गांधी ने जिन मुद्दों को टटोला है, वास्तविकता से उनका कितना तारुफ है? और ऐसे में क्या प्रियंका गांधी के रूप में संसद में आपको एक नया ट्रम्प कार्ड मिल गया है? गर्ग साहब। कुणाल जी नमस्कार। कुणाल जी, आपको ध्यान होगा कि जब बाई इलेक्शन का वायनाड में चुनाव चल रहा था, उस दिन भी मैं आपसे मुखातिब हुआ और आपने मुझे पूछा था कि इस चुनाव का क्या रिजल्ट होगा। मैंने कहा रिजल्ट तो होगा, लेकिन मैं आपको बताए देता हूं कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी के रूप में पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यकों की एक आवाज गूंजेगी। और आज मेरे उन्हीं शब्दों को आदरणीय मेरी नेता प्रियंका गांधी ने 100% सत्य साबित किया। जिस तरीके से आज उन्होंने दलित की, पीड़ित की, वंचित की, शोषित की आवाज को उठाया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया, ये अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा और याद आने वाले समय में याद किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया सरकार को कि उन्नाव में इन्होंने क्या किया। उन्होंने याद दिलाया किस तरह से सच बोलने पर डराया जाता है। उन्होंने याद दिलाया
कि हमारे हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, किस तरह से संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उसकी पूरी व्याख्या आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने करी और सरकार को चेताया कि देश कभी भी खड़ा हो सकता है, उठ सकता है, क्योंकि संविधान सुरक्षा देता है। संविधान अपने आप में हमारा सुरक्षा कवच है और इस संविधान को कोई तोड़ नहीं सकता। उन्होंने याद दिलाया सरकार को कि संविधान जो है कहीं ना कहीं इस देश के प्रत्येक नागरिक की आत्मा है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का वादा है और आप इस आत्मा से खेलने का प्रयास न करें, उसकी इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं इस देश को और देश की सरकार को कि संविधान हमारी आत्मा है, इस आत्मा का सम्मान होना चाहिए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि संविधान को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। कुणाल जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय राजनाथ सिंह जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सच बोलने की आज हिम्मत संसद के पटल पर करी। बिल्कुल, संवैधानिक इदारों को अगर आज सबसे ज्यादा हाईजैक किसी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। संवैधानिक संस्थाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी ने हाईजैक किया है तो मोदी सरकार ने किया है। संविधान को बदलने की कुचेष्टा अगर किसी ने करी तो वो मोदी सरकार थी। इसलिए मैं इस आपके माध्यम से आदरणीय राजनाथ सिंह साहब को भी धन्यवाद देता हूं और फिर इस पूरे राष्ट्र को संविधान की 75वीं जयंती पर आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। ठीक है, सीधे अब रुख करेंगे शाही साहब का। शाही साहब, जिस तरह से आज बिल्कुल धारदार अंदाज में प्रियंका गांधी दिखी और सरकार को कई मुद्दों पर घेरती हुई वह नजर आई, यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि इतने इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कशन चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री महोदय केवल 10 मिनट के लिए दिखे हैं। क्या इतना वक्त नहीं है उनके पास? उनके कहने का आशय था। कई मुद्दों को टटोला गया, उद्योगपतियों की बात की गई, बेरोजगारी की बात की गई, शोषित वंचित पीड़ित की बात की गई, संविधान की बात की गई। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी आपके लिए सदन के अंदर मुखर होकर जो आ रही हैं उसे सीरियसली आपको लेने की अब जरूरत है, या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी आक्रामक रही है इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है? शाही साहब जी, देखिए, संविधान को आत्मसात किए हुए 75 वर्ष हो गए, उसी पर चर्चा हो रही है। आपको, आपके सम्मानित पैनल को और आपके समस्त दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, कांग्रेस के साथी हमारे बैठे हैं सुमित जी, और आज जो है सदन में पहला भाषण था माननीय सांसद प्रियंका वाड्रा जी का। उनको भी साधुवाद और धन्यवाद पहले भाषण के। आज उनका जो भाषण हुआ बड़ा बिखराव सा दिखा भाषण में। गांधी परिवार के तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती हुई दिखी वो। एक जो अपेक्षा की जा रही थी, चलिए 15 दिन हुआ, उन्होंने माना 15 दिन हुआ मुझे सदन में, उनके भाई को 15 साल से ऊपर हो गए, मगर भाषण में वही पुट नजर आया। आज देशवासियों को ये उम्मीद थी कि एक अच्छा, जैसी अपेक्षा अभी सुमित जी कर रहे थे कि एक अच्छा भाषण मिलेगा, सुनने को अच्छी चीजें मिलेगी, लेकिन नहीं। तुष्टीकरण का पूरा एकदम जो है पूरा मुलम्मा पूरा चढ़ाकर भेंट किया गया। जब दर्जी की बात उन्होंने किया तो मुझे लगा कि शायद कन्हैया दर्जी की भी बात वो कर देती तो जरा अच्छा रहता देश के लिए, मगर नहीं। उन्होंने उदाहरण किसका दिया? जिसका गांधी परिवार कायल रहा, तुष्टीकरण की राजनीति का, जो मनमोहन सिंह जी लाल किले के प्राचीर से बोला करते थे कि उन्हीं का अधिकार है। तो उन्हीं दोनों लोगों का, दूसरे लड़के का तो वो भूल भी गई कि आखिर वो क्या बनेगा। उन्होंने कहा कुछ भी वो भी बन जाएगा, अच्छा ही बनेगा। तो एक मुस्लिम तुष्टीकरण का जो है प्रतीक दिखी वो। उन्होंने कन्हैया दर्जी की बात नहीं की, उन्होंने राम गोपाल की बात नहीं की, उन्होंने अंकुर शर्मा की बात नहीं की, लेकिन उनको दिखा। और सबसे बड़ा जो कांग्रेस का जो अभी भुवन जी बैठे हैं, भुवन जी से तो तकरार चल रही है खैर, लेकिन आज भुवन जी को भी एक आईना दिखाने का काम किया। उनके पीछे देखिए कौन बैठा था, जिसने देश के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात की थी, ठीक पीछे बैठा था, फ्रेम से उसको हटा नहीं सकते हैं। ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये दिखाया गया कि मुस्लिमों को के वाहक हम हैं और हमारे पीछे जो आईना है वो ये बोटी बोटी काटने वाला ही है। तो आज जो है उन्होंने जो भाषण दिया उसमें मुझे कुछ नयापन नहीं लगा। वो बिखराव पूरा नजर आया। कहीं भी उनके अंदर जो व्यक्ति देखता था कि शायद कुछ तेज होंगी, कुछ वो करेंगी। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अगर विपक्ष में दम होगा
तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब भी ये लोग सुनेंगे। बहुत अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको होना चाहिए। शायद अखिलेश जी ने भी कहा कि संविधान पर बहस प्रधान के बगैर, और जो है इन्होंने भी कहा कि वो नहीं है। लेकिन कल जब जवाब देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक एक का नाम तो खैर लेते नहीं हैं, मगर वो किस तरीके से कंबल भिगो भिगो के जो है इन लोगों को वापस करने का काम करेंगे ब्याज समेत, वो दिखाई देगा। और मुझे तो लगता है कि अभी तक का इतिहास रहा विपक्ष का, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का तो पीठ दिखाकर भागे हैं ये लोग, क्योंकि मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कल वही दृश्य नजर आएगा। ठीक है, एक क्विक कमेंट रिएक्शन लेंगे। गर्ग साहब का हाथ उठा रहे हैं वो, उसके बाद हम तुरंत जोशी साहब आपके पास आते हैं। हाँ, गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। साफ तौर पर शाही साहब कह रहे हैं कि कुछ उसमें अच्छा नहीं था। अब आप उससे कितना इत्तेफाक जिस तरह से शाही साहब ने व्याख्या करी अपने आप में बड़ी इनकी दयनीय दशा को दर्शाती है। किस तरह से भी इन्होंने झूठ बोला, पूरे देश ने देखा, इनको दिखा नहीं। उन्नाव की बेटी की भी बात करी थी, मुंह में दही जम जाता है, आप तो एमएलए था। उन्होंने कंबल की भी बात करी, उन्होंने खजुराहो की भी बात करी, उन्होंने हर दबे कुचले समाज की बात करी। और आपको केवल मुसलमान नजर आता है, इसके अलावा नजर नहीं आता। आप कटे और बटे के अलावा कुछ सोचते नहीं हो। आपने बात करी कि उनके पीछे कौन बैठा था। कुणाल जी, बड़ी हंसी आती है मेरे को भाजपा के साथियों पर। कौन कहां बैठेगा ये तय पार्टियां नहीं करती, सीटें आवंटित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और जो हमारे माननीय सांसद इमरान मसूद बैठे थे, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत बैठे थे, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष ने उनको आवंटित किए थे। इसलिए ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करें। ओके, गर्ग साहब ने भी काउंटर किया। जोशी साहब आपके पास आते हैं। देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया उसकी तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव साहब ने भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी खूब कोर कसर पूरे जोर आजमाइश के साथ सरकार को घेरा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का साथ मिलने से लोकसभा में एटलीस्ट विपक्ष को ज्यादा ताकत मिलेगी अपनी बातों को सदन के पटल पर रखने के लिए, और अखिलेश यादव को प्रियंका गांधी के रूप में एक बेटर काउंटर पार्ट मिल चुका है? जोशी साहब, देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो कूट कूट के भरा हुआ। अभी मैं इनके प्रवक्ता को सुन पा रहा था, वो कहता माननीय प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक देश के सांसद हैं। ठीक है, सांसदों ने उनको प्रधानमंत्री चुना है उनकी पार्टी के, लेकिन वो सांसदों का नाम नहीं ले सकते। इतना अहंकार प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ताओं में हम लोग देख पा रहे हैं। और इस बात को, जो इनके अहंकार को तोड़ने का काम 130 करोड़ लोगों ने करा, तभी अब ये बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। पहले इनको पूर्ण बहुमत था 2 बार, लेकिन अब बहुमत नहीं है, क्योंकि अहंकार ऊपर तक था। देखा था लोगों ने किस प्रकार इनका जो सांसद है, मुसलमान सांसद के लिए किस प्रकार के, अल्पसंख्यक समाज के सांसद के किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, देखा था। उसी अहंकार को जवाब दिया। ये देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहला विषय तो ये है। ओके। और रही बात जो आज आपने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सरकार को आईना दिखाने का काम करा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जिस प्रकार बंदूक की नोक पर उत्तर प्रदेश में चुनाव किया गया, निश्चित तौर पे ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। और निश्चित तौर पे जो हमारी जो परंपराएं हैं उनका कहीं ना कहीं हनन हुआ है। वो तस्वीरें पूरे देश और विश्व में वायरल होने से भारत के लोकतंत्र को बहुत कुठाराघात हुआ है। माननीय अखिलेश जी ने उस विषय को आज वहां पर कहने का काम करा। और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, पीडीए की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग को लड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की आज सबसे बड़ी आशा का केंद्र है। देश के 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के वो नेता हैं। और आज वो निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मुद्दे थे, जो जमीनी जो मुद्दे थे, वहां पर जिस प्रकार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। देश और विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है। ठीक, शाही साहब, लेकिन हाँ, आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। शाही, आप भी अपना वक्तव्य रखिएगा, लेकिन उसमें एक और क्वेश्चन एड ऑन कर देते हैं। देखिए, जो सारे मुद्दे प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सदन में उठाए हैं, आप कुछ तो उसमें तथ्य होगा, बातचीत में कुछ तो बात होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान को प्रधानमंत्री साहब माथे पर तो लगाते हैं, लेकिन संभल में, मणिपुर में उन्हें इनकी याद नहीं आती। मणिपुर की घटना से पूरा देश हतप्रभ है। अभी भी वहां पर स्थिति काफी अराजक और खराब है, बीच बीच में ज्यादा हो जाती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे प्रेस को एड्रेस कम करते हैं, ये सारी चीजें तो खैर वैसे भी दिखती है ना शाही साहब। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन चीजों को उजागर करने से सत्ता पक्ष में यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आपको लगता है कि थोड़ी सी चुभन हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि सीधे तौर पर आपको टारगेट करने के लिए
इन सारी चीजों को उठाया जा रहा है? कुणाल जी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। अभी पहले मैं जरा भुवन जी को बताता हूँ जी। ये लोग हमेशा बैसाखी पर चलने वाले लोग आज बैसाखी की बात करते हैं। यूपीए सरकार में जरा बता दे कब इनको पूर्ण बहुमत मिला था? जरा ये कभी भी सोच ले, जब से यूपीए में शामिल हुए थे। और प्रियंका जी ने तो ऐसी चीज बोल दी उसमें कि उनको अपने पिता के ऊपर भरोसा नहीं था। उन्होंने कुछ कहा ऐसी टाइप से कि अहंकारियों की सरकारें ज्यादा दिन तक नहीं चला करती हैं कुछ। तो 5 साल बाद तो पूर्ण 400 से ऊपर वो पाए थे और 5 साल में चले गए। राजा मांडा ने हरा दिया उनको। तो उनको अपने पिताजी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ। और आप उसमें तीर और तलवार और एंगल खोज रहे हैं कि भाजपा को चुभन होनी चाहिए। कहीं कुणाल जी कोई ऐसी बात नहीं। मणिपुर की बात जहां तक आई, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी, राजेश पायलट जी गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। 5 साल तक दंगे चले थे वहां। 5 साल कांग्रेसियों को भूल गया है शायद ये। और अब जो है वहां पर सब चीजें नॉर्मल हो रही हैं, इंटरनेट चालू हो गया, सभी चीजें बहाल हो रही हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी सदन में खड़े होने की। वॉकआउट क्यों कर गए? अगर मणिपुर का मामला उठाया था तो सुनना चाहिए था जवाब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 से 18 मिनट तक मणिपुर के बारे में बोला, लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। सब लोग चले गए। गगोई साहब ने चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उन्होंने जो भाषण दिया उसके अलावा विपक्षी कोई 4 मिनट से ऊपर बोला हो तो जरा बता दे मणिपुर के बारे में सदन में। तो इन लोगों को तो कुछ ऐसा नहीं है। तीसरी बात जो अभी जो कह रहे थे हमारे गर्ग साहब, देखिए गर्ग साहब मैं एकदम बहुत अच्छा किया, उन्होंने उन्नाव की बेटी को याद किया, सबको याद किया। लेकिन वो तरन तारण का एक सिख युवक सिंघू बॉर्डर पर काटा गया था और तरन तारण में ले आकर जलाया गया था उसको मिट्टी का तेल डालकर। और तब आपके चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे, उसको भी याद कर लेते, दलित युवक को। आप हनुमानगढ़ की उस दलित युवती को याद कर लेते जिसके साथ बर्बरता से बलात्कार किया गया था। आप अपने महेश जोशी अशोक गहलोत सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे को भी याद कर लेते जो बलात्कार करके फरार रहा जब तक अशोक गहलोत की सरकार थी। आप जो है जोधपुर की उस युवती को याद कर लेती। तो अपने चीजें तो भूल जाती हैं, बाकी तो सब याद करती हैं। ओके। दर्जी उनको याद था, बाकी कोई उनका राजस्थान का कोई नहीं याद था। तरन तारण का वो सिख याद नहीं था, ठीक लेकिन है, सारे याद थे उनको। जी ठीक है। गर्ग साहब, अब आपने तो सुन ही लिया क्या कहे। वो कहते हैं अपने सुविधा के हिसाब से बातचीत, आशय यही होगा उनका कि की जाती है और अपने जो किए गए कृत्य हैं उनको नहीं टटोला जाता है। आपका काउंटर सर? बिल्कुल, इनकी पहले बात का जवाब दे दूं, फिर मैं प्रियंका जी के वापस स्पीच का आता हूं। कुणाल जी, बड़ा दुख का विषय है। इन्होंने बड़ी सारी घटनाएं गिनाई, लेकिन ये भूल गए। हाँ, घटनाएं हुई, लेकिन कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता उसमें शामिल नहीं था, कोई सिंगर नहीं था हमारा, कोई ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं था। घटनाएं हुई, सरकार ने कार्रवाई करी, कस्टोडियल डेथ नहीं करी गई, कस्टोडियल मौत नहीं मारा पीड़िता के परिवार को। पीड़िता को मरने से पहले और मरने के बाद उसके अधिकारों का हनन नहीं किया गया, केरोसिन डाल के जलाया नहीं गया। किस मुंह से बात करते हो ब्रजभूषण शरण सिंह के पार्टी के लोगों? आपके मुंह से नारी शक्ति की बात शोभा नहीं देती। ये बोले कि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। जोशी साहब ने सही कहा था, बड़ा अहंकार है। अरे क्या है प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री तो हैं, आज है कल नहीं होंगे। हाथाई बाजी पर इतना एतबार न कर, जीतने वाले कल तुझे मात भी हो सकती है। क्या बात करते हो शाही साहब? ये ठीक नहीं है इस भाषा का इस्तेमाल करना। मैं प्रियंका जी के भाषण पर आ जाता हूँ। प्रियंका जी ने कहा कि हमने, अगर ठीक है, मानव स्वभाव है, गलतियां होती है, गलतियां हुई, हमने गलतियों को स्वीकार किया, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषण। गलतियां इनसे कितनी हुई है, 1000 किसान मर गए, कोई बात नहीं करेंगे। बेरोजगार दम तोड़ रहा है, बात नहीं करेंगे। मणिपुर जल रहा है, बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी नेता प्रियंका गांधी ने बताया, सदन की पटल पर बताया कि इस तरफ बैठे हैं वो अंग्रेजों से लड़े जब जाके संविधान बना, और उस साइड जो बैठे हैं उन्होंने अंग्रेजों से सांठ-गांठ करी है। तो कहा है, जब भी कहा थे, जब संविधान बन रहा था तब भी अंग्रेजों की गोदी में बैठे थे, और आज व्यापारियों की गोदी में बैठे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं मानेंगे, ये झूठा अहंकार दिखाएंगे, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन समय इनको हर चीज का जवाब देगा। उन्नाव की बेटी, हाथरस की बेटी की बद्दुआएं इनको जरूर लगेंगी, और एक दिन आएगा कि अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। ठीक है, जोशी साहब आपके पास आते हैं, उसके पहले हाथ उठा रहे हैं शाही साहब भी कुछ बोलने के लिए। शाही साहब, एक क्विक रिएक्शन आप दीजिए। जोशी साहब भी वेटिंग में, क्या कहना चाह रहे हैं?
नहीं, मैं बस सिर्फ 10 सेकेंड लूंगा। अभी मैंने 2 उदाहरण दिए। महेश जोशी जी जो माननीय मंत्री थे राजस्थान में, कह रहे हैं हमारी पार्टी का कोई, उनका बेटा जो था वो इनकी पार्टी से बाहर का था। तरन तारण का जो दलित सिख का युवक काटा गया था सिंघू बॉर्डर पर, उसको मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था और तुरंत भूल गए हमारे गर्ग साहब और पलटवार कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन ये कितनी भूलने की आदत है इनकी। अरे भाई 56 साल तक आप सरकार में रहे, अहंकार रहा तभी निकाल दिया, आज तभी हमको लेकर वहां आए हैं और हम लोग देश को एक सुचारू व्यवस्था की सरकार। ठीक है जी, ठीक है जोशी साहब, अब जिस तरह से मुद्दे सदन के पटल पर उठे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश हुई है, विपक्ष को एक और ताकत के रूप में प्रियंका गांधी मिली है, क्या इस ताकत को, इस ताकतवर चेहरे को, इनकी बातों को आप भुना पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में आपके पक्ष में गया था, जो पूरा रिजल्ट आया था, उसके बाद से हुए विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े राज्यों में आप उस चीज को भुना नहीं पाए, तो क्या ये संविधान वाला फैक्टर अभी भी चलेगा, आपको लगता है जोशी साहब? इनकी तो तलाक की तैयारी हो रही है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो विजय रथ रोकने का काम करा भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व, हमने इनको आधा करने का काम करा। ये देश और प्रदेश से कोई छुपा नहीं है, वरना इनको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर माननीय अखिलेश यादव जी का विजय रथ और हमारी जो पीडीए की जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो लड़ाई है, उसने इनको आधा करने का काम करा। पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय, आज देखिए क्या स्थिति पर देश ले आया। देश के किसानों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी ने खो दिया है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के कहने पे वो लोग अपना धरना खत्म कर देते हैं, इतना विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री पे, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई। उनको आज वो अपना धरना करना, प्रदर्शन करने, बॉर्डर को सील कर दिया है, कांटों से पूरा रोड को जाम कर दिया गया है। तो देखिए देश किस ओर जा रहा है। ये देश की जो आत्मा है वो किसानों में रहती है, किसान अपना प्रदर्शन तक नहीं कर सकते। ये देश को किस दिशा में ले गया आदरणीय मोदी जी, ये भी देश समझ पा रहा है। ठीक, तो नहीं, इसी बात को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए गर्ग साहब आपके पास आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उल्लेख किया कि संविधान को हाईजैक कर लिया गया था। ये जो हाईजैकर्स हैं वो इशारा किसकी तरफ था, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वो आत्मावलोकन कर रही थी। ओके। और इसीलिए मैंने अपने शुरुआत में ही अपने ओपनिंग कमेंट में कहा, वाकई में संविधान को हाईजैक कर लिया गया। देख लीजिए, संविधान के 4 जो पिलर है, स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। आप देख लीजिए, कार्यपालिका के जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या आरोप लग रहे हैं। न्यायपालिका में जज आज की तारीख में ये कहते हैं कि बहुसंख्यक के आधार पर हम निर्णय करेंगे। तो ये हाईजैक किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है। दूसरी ओर संविधान की जो लाइफलाइन है देश की, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीईसी हो, सीवीसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सबके क्या हाल है? सब मोदी के दरबार में है। तो हाईजैक वाकई में, मैंने आपसे कहा कि राजनाथ सिंह जी को साधुवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने मोदी जी को चेहरा दिखाने की कोशिश संसद के पटल से करी कि आप इसको हाईजैक मत करिए। और मैं साई साहब की बात को थोड़ा एड ऑन कर देता हूँ। कुणाल जी, बड़ा दुख होता है, मेरे बीजेपी के साथी बिना तैयारी के साथ, बिना पढ़े आ जाते हैं। इन्होंने मेरे राजस्थान के एक नेता महेश जोशी के बेटे की बात करी। अरे साहब, उसकी एफआईआर तो दिल्ली में दर्ज है, आपको पता नहीं है क्या? दिल्ली में किसकी सरकार और दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? कांग्रेस का क्या लेना देना उससे? गिरफ्तार कर लो। आपने दूसरे पंजाब की बात करी, दोनों ही स्टेट में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, आप कुछ क्यों नहीं करते? आप नहीं कर सकते क्योंकि सरकारों ने पहले कर लिया। और जो दिल्ली पुलिस का जवाब अब आपको देना पड़ेगा कि महेश जोशी के खिलाफ आपने कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं करी? आपने क्या मिली भगत करी? क्या बात करते हो साई साहब? थोड़ा सा समझ, थोड़ी सी साफ गोई से बोला करो, ऐसे कुछ भी बोलने से ठीक नहीं है। ठीक है शाही साहब, हाईजैकर्स की बात हुई, अब गर्ग साहब तो कह रहे हैं कि आत्मावलोकन हुआ, ये हुआ। अब आप भी इस पर अपनी टिप्पणी रख ही दीजिएगा कि ये हाईजैकर असल में कौन है। और एक और बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही थी कि जिसने भी भूल चूक की है, गलती माफी मांग ली जाती है। आपके ऊपर भी कहा कि भाई आप भी माफी मांग लीजिए, बैलेट पेपर से भी चुनाव करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? दूध का दूध, पानी का पानी। अब यदि विपक्ष आपसे यह निवेदन कर रहा है तो एक बार हो जाए, दो हाथ, क्या ही दिक्कत है? क्या कहते हैं शाही साहब? हास्यास्पद बातें हैं। मैं जरा सा गर्ग साहब का जवाब 2 लाइन में दे लूं, फिर इस आपके बात का जवाब देता हूं। मैंने चन्नी साहब का नाम लिया, सरकार आपकी थी। तरन तारण में जब सिख युवक काटा गया था, आप थोड़ा सा जब पढ़ लिख कर नहीं आते हैं तो दूसरे को दबाने के लिए मैंने कहा आज की तारीख में नहीं है, केंद्र में दूसरी सरकार आपसे समझ नहीं पाई। सुनिए ना, मैंने अब देखिए, अब मैंने जब आप कहा तो आप चिल्लाना शुरू कर दिए। ठीक। दूसरा,
उससे पहले मुकदमा जो है गहलोत सरकार में वहां जब दर्ज नहीं हुआ है, तब दिल्ली सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ और सरकार पकड़ के ले आएगी उनको। चिंता गहलोत सरकार कम से कम 1.5 साल वो भागा रहा, उसका पिता वहां मंत्री रहा महेश ज्योति, तो वो अब आपकी सरकारों की चीज थी। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये हास्यास्पद चीज है, इसलिए मैंने कहा कुणाल जी कि राजीव गांधी जी का वो बयान मुझे याद आ जाता है कि जब चुनाव हारे थे वो और राजा मांडा चुनाव जीते थे, राजीव गांधी जी का एक बयान था, सार्वजनिक था कि अरे बैलेट से इतने वोटों से कैसे वो जीत सकता है। ये राजीव गांधी जी के थे। तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात कर रही हैं, आज वो इस तरीके की बात कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये संविधान के हत्यारे कांग्रेसी संविधान की बात क्यों करते हैं? संविधान में सबसे ज्यादा टाका लगाने का काम किसने किया? संविधान की प्रस्तावना जो आत्मा होती है उसके साथ छेड़छाड़ इन्होंने किया। कितने टाके लगाए थे? संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया? कांग्रेसियों ने किया। इमरजेंसी संविधान की का वो था, अंग था, इमरजेंसी लगाने का काम किया इन लोगों ने। संविधान की हत्या करने वाले संविधान के हत्यारे। और सबसे बड़ी बात है, आज एओ ह्यूम से लेकर जो अंग्रेज ने स्थापना की, और आज भी सोनिया जी इटली से आई हैं, चलिए हिंदुस्तान की बहू हो गई, लेकिन राहुल गांधी तो इंग्लैंड के नागरिक हैं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी का वो केस चल रहा है, खारिज नहीं हुआ है। इंग्लैंड के नागरिक को साबित कर देंगे। और सेम एक आया है केस तेलंगाना में, जिसमें जो है उसमें शायद सुनवाई बहुत तेजी से हो रही है और आगे बढ़ेगा, तो ये इंग्लैंड के नागरिक होंगे। तो इंग्लैंड के विदेशी नागरिक ने स्थापना की और आज उसका मालिक भी इंग्लैंड का नागरिक बना बैठा है। वो संविधान की बात करेंगे। ओके शाही साहब, ओके शाही साहब, नहीं ठीक है, समझ गए। गर्ग साहब क्विक क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मेरी पार्टी की स्थापना पे इन्होंने कटाक्ष किया, तो मैं बता देता हूं कि आपके जो कुल गुरु थे हेड गोवर साहब, वो पुराने कांग्रेसी थे। तो आप पुराने कांग्रेसियों की वंशज, हमें ये ना बताएं कि देश के साथ कैसे वफादारी की जाती है। अरे हमारे लोगों ने तो जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, दलालियां नहीं करी। मेरी नेता ने तो आज फिर कहा था क्षमा भी रच्चे भूषणम। कुणाल जी भी कह रहे हैं आप क्षमा मांग लीजिए। क्यों नहीं मांगते कि आपने देश के हर प्रदेश में सरकारों को खरीदा, बेचा, तोड़ा? ये क्या संविधान को तोड़ना नहीं था? आपने किया, लेकिन आप नहीं मानोगे क्योंकि क्या ये क्षमा जो है वीरों का भूषण में, कायरों का नहीं है। और आपकी कायरता आपके इतिहास से लेके आपके वर्तमान तक आपको दिखाती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप तीनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया। तो लोकतंत्र में आज बात कर रहे थे, सदन में हुई चर्चा की, प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण की, रक्षा मंत्री की बातों की, और उसके साथ आगे निकलती हुई देश की राजनीति की, जिसमें आरोप और प्रत्यारोप का एक और दौर संभवतः शुरू हो गया है। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।